Dear students, last time we will discuss about static friction, kinetic friction and limiting frictions. अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल के अंदर हम लॉ के बारे में बात करेंगे, लॉज पढ़ेंगे ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस में 4 लॉज हैं। सबसे जो फर्स्ट लॉ है, पहले आप देखिए, आपको यहाँ ये फिगर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। रिएक्शन क्या है? वर्टिकली अपवर्ड। अब आपको पता है जितना ज़्यादा बॉडी हैवी होगी उसका वेट उतना ही ज़्यादा होगा, रिएक्शन क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। और उसको चलाने में आपको फोर्स जो P है यहाँ पर अप्लाइड फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और यदि जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स चलाने में लगाया जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉडी का वेट ज़्यादा है तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। उसको चलाने में भी आपको अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। क्योंकि आपको पता है रिएक्शन किससे रिलेटेड है? वेट से। अप्लाइड फोर्स किससे रिलेटेड है? रिएक्शन से। और अब फ्रिक्शन किससे रिलेटेड है? अप्लाइड फोर्स से। तो ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जितना ज़्यादा वेट उतनी ज़्यादा रिएक्शन, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसको चलाने में उतनी ही ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन दैम। तो आपको ये याद रखना है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? R। ये फॉर्मूला याद रखना, ये आगे भी यूज होगा। इसके बाद आप देखिए ये जो लिखा हुआ है, डेट इज व्हेन ए बॉडी इज हैवी नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल टू mg क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो F भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। हैंस P इक्वल टू क्या होता है? F इंक्रीजेस, अप्लाइड फोर्स भी इंक्रीज होगा। डेट इज मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए हैवी बॉडी देन टू मूव ए लाइटर बॉडी। तो आपको याद रखना है, जो हैवी बॉडी है उसको चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। लाइट बॉडी को चलाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? लेस होता है। ये पहला लॉ आपको याद रखना है। दूसरा लॉ क्या कहता है? द डायरेक्शन, ये आपको पता ही है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन हो, उसकी डायरेक्शन हमेशा आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के क्या होती है? अपोजिट। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। चलने के कगार पे होती है। क्योंकि हमने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए केस में हमने कहा था कि बॉडी क्या होती है? चलने के वर्ज पर होती है। तो जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन बॉडी के चलने की डायरेक्शन के क्या होती है? अपोजिट होती है। थर्ड लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिस दो बॉडी एक दूसरे के साथ टच में होती हैं, वो कितने एरिया में टचिंग में है उस पर डिपेंड नहीं करता। आपको याद रखना, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। भाई कितना ज़्यादा दो बॉडी एक दूसरे के साथ टच में है एरिया में, कितनी कम टच में, उस पर डिपेंड नहीं करती। देखिए अब फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? रफनेस और स्मूथनेस। तो याद रखना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर का मतलब यदि रफनेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, और स्मूथनेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? लेस होगा। ओके, अब आप देखिए ये नेक्स्ट आर्टिकल आपका दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस आर्टिकल इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप देखेंगे जो अभी आपने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? R। और F इक्वल टू क्या हो गया? म्यू आर। तो म्यू यहाँ क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपको पता ही है, ये हमने कई बार करा चुके हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के हम इक्वल का सिंबल लगा देते हैं और कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है इसको बोलते हैं बेटा, ये जो U है इसको इस तरह से करके, इसको ग्रीक वर्ड है, इसको बोलते हैं म्यू। इसको क्या कहेंगे? म्यू। तो ये क्या है? कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन में R।
तो आपको पता है ऊपर भी फोर्स है, रिएक्शन भी अपने आप में क्या होती है, फोर्स। तो फोर्स अपॉन फोर्स यानी दोनों की यूनिट सेम है, क्योंकि फ्रिक्शन भी क्या है, फोर्स है, रिएक्शन भी क्या है, वेट के इक्वल होती है, और वेट भी अपने आप में क्या होता है, फोर्स ही होता है। तो ऊपर वाले वर्ड की भी यूनिट न्यूटन है, नीचे की भी यूनिट न्यूटन है। तो आपको याद रखना है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। अब बेटा ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है, तो याद रखना म्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स ऑन, वही सेम नेचर पे डिपेंड करती है, दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करती है। नेचर का मतलब वेदर ड्राई, वेट, रफ, स्मूथ, पॉलिश और नॉन पॉलिश। मटेरियल किस मटेरियल की बनी है, वुड की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ से आपको देखिए जब हम काइनेटिक की बात करेंगे, आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इसके सफिक्स में के लगा देंगे, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हमने किया था कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको पता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको एल भी लगा सकते हैं इसके नीचे। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेस होता है। तो आप क्लियर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, काइनेटिक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, कम होगा। याद रखना, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आल्सो ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखिए ये जो नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होता है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली पेपर में भी आता है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, डेफिनेशन हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। अभी आपने देखा था ये कोई बॉडी है, ये इसका वेट क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, रिएक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। ये अप्लाइड फोर्स है और ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपने पढ़ा था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कोई भी दो वेक्टर्स होते थे ए और बी, आपको याद होगा टू वेक्टर्स होते थे ए और बी, इस तरीके से था। पैरेललोग्राम लॉ में ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर आपका क्या था, बी था, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं कहाँ होता था, इनके बीच में होता था। फिर आप इसको इस तरह से कंप्लीट करते थे तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता था। तो कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम समझाया है, यहाँ पे ये देखिए, ये आर क्या, नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, वेक्टर ही हैं, ये दोनों क्वांटिटी अपने आप में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो दोनों वेक्टर्स हैं, यदि हम इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं एफ और आर के। यदि हम रिजल्टेंट की बात करें, ये यहाँ आर रिजल्टेंट नहीं है, यहाँ आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। यदि हम नॉर्मल रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स के रिजल्टेंट की बात करें तो वो कहीं यहाँ होगा, लेकिन हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के केस में रिजल्टेंट की, नॉर्मल रिएक्शन के और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, तो उनका रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा। हमने वो क्या मान लिया, आर डैश, क्या सपोज कर लिया उसको, आर डैश। अब आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। आप देखिए ये कि ये रेक्टेंगल बन गया। अब इस जो ये रेक्टेंगल बना है तो इन दोनों का आर और एफ का रिजल्टेंट इनके कहीं बीच में है। अब इसको सपोज कर लीजिए, रिजल्टेंट हमेशा यहाँ पर हम सपोज करते थे एंगल बीटा बनाता था, किसके साथ, ए के साथ। तो हमने यहाँ पर एफ के साथ, नीचे वाले के साथ ना मान के एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या मानेंगे, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ पे बीटा की जगह हमने क्या ले लिया, थीटा, वो किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। क्लियर है, जो ये एंगल थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब मेरी एक बार डेफिनेशन ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में पहले हिंदी में बता रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट बनाए, जो कौन बनाए, रिजल्टेंट। तो आप दोबारा रिपीट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है जो रिजल्टेंट बनाए, किसका रिजल्टेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। क्लियर, और उस एंगल की जो डायरेक्शन किसके साथ हो, नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसकी डायरेक्शन किसके साथ हो, नॉर्मल रिएक्शन की तरफ। तो देखिए, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या है, वो एंगल जो बने नॉर्मल रिएक्शन के बीच में और रिजल्टेंट के, किस किस का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन का। तो आपको याद रखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट बनाए किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, और उस एंगल की डायरेक्शन किस तरफ हो, किसके अलोंग हो, आर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, दोबारा रिपीट करें। आप देखिए इसको यहाँ से हम बात कर रहे हैं, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, पी अप्लाइड फोर्स, एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आर डैश क्या है, रिजल्टेंट है किसका, एफ और आर का। अब आपको ये जो डायग्राम पे हम दोबारा जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है थीटा के, अब जैसे ये एफ है तो ये भी ऑटोमेटिकली ये साइड भी क्या होगी, एफ, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये आर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। तो ये देखिए थीटा के सामने वाली चीज़ क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो भी बेटा चीज़ ऐसे स्लोप में होती है उसका हमेशा एंगल निकाला जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में आर। म्यू क्या होता है, एफ अपॉन में आर। और यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी आ जाता है, ये एफ इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू आर। तो ये निकालने के लिए एफ बाई आर, तो एफ ये है, आर ये, तो हम कौन से एंगल से आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा निकाल लीजिए, देखिए टेन थीटा क्या हो गया, एफ बाई आर। और एफ अभी मैंने आपको निकाल के बताया क्या होता है, म्यू आर। तो यहाँ म्यू आर रख दिया, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ टेंजेंट आ गया। तो आप क्या कहोगे, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। अब देखिए, अब हम ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया, इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे ये आर्टिकल भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस आर्टिकल के अंदर जो इसका नाम है आपने देख भी रहा होगा, एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं। और इसको हम दिखाएंगे फाई से भी दिखा सकते हैं और अल्फा से भी दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं, फाई से भी और अल्फा से भी। यहाँ पर फाई लिखा हुआ है, इसको अल्फा में चेंज कर दिया हमने, अल्फा से दिखाते हैं, याद रखना स्टैंडर्ड है। अब ये क्या होता है, अब आप देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये बॉडी है, ये इसके ऊपर रखी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है कि फ़ोन के अंदर कि भाई ये बॉडी जो ये पेन का कैप है ये इस पेन के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं यदि इसको पेन के कैप को छोड़ रखा है, मान लो इसी के ऊपर टिका हुआ है, अब मैं इसको नीचे वाले पेन को, ढक्कन इसके ऊपर है, इसको इस तरह से ऊपर उठाऊंगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई एंगल ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये पेन का ढक्कन इस तरह से स्लाइड होके क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। मेरी बात समझ लो, ये इसके ऊपर ऐसे टिका हुआ है, हम पेन को इस तरीके से उठाते जा रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता जा रहा है, इंक्लाइंड होता जा रहा है। और एक स्टेज आएगी ये पेन का ढक्कन इस तरह से फिसल के स्लाइड होके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, किसी भी प्लेन को इतना ऊपर उठाना ताकि वो हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बनाए ताकि उसके ऊपर रखी हुई बॉडी इस तरीके से फिसल के कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो देखो, द मिनिमम एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन, अब जैसे मैंने ये पेन बताया था, ये पेन के अपने आप में इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन ने ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया, इसके ऊपर रखी हुई बॉडी इस तरह से स्लाइड होकर नीचे आने लग जाएगी। तो यहाँ कहता है द मिनिमम एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे ये बुक है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सच डैट ए बॉडी जो रखी हुई है इस प्लेन पर वो क्या होनी शुरू हो जाए, फिसलना शुरू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अभी मैं आगे डायग्राम से भी दिखाता हूँ, इसको किससे दिखाते हैं, अल्फा से। देखिए अब डायग्राम, अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ईजी सा डायग्राम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं। अब आप देखिए, जैसे यदि सीधा रखा होता, जैसे इधर इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है सीधा रखा हुआ है, इस साइड की बात करें, जब सीधा रखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर ये बॉडी रखी हुई है, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन जैसे ही आपने, ये हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड, इसके ऊपर आपने ये कोई इंक्लाइंड प्लेन था, यानी जिसे मैंने पेन बताया था, और पेन के ऊपर ये ढक्कन मान लीजिए, कैप मान लीजिए, तो इस प्लेन को, पेन को ऊपर उठाता जाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कभी ना कभी एक ऐसा एंगल बनाएगी कि ये पेन का कैप फिसलना शुरू हो जाएगा नीचे। तो आप एक बात बताइए, जैसे बॉडी ऊपर हो रही है तो वेट भी मतलब अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पहले जैसे सीधा था तो mg था, आपको याद रखना है, जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा है, क्लॉक का, क्या आप क्लॉक कैसे रखी हुई है,
तो पेंडुलम ऐसे नीचे की तरफ है, मान लीजिए पेंडुलम आपका क्या है, नीचे की तरफ ऐसे लटका हुआ है, ऐसे पेंडुलम। तो जब हम क्लॉक को ऐसे टर्न करते हैं, क्या पेंडुलम टेढ़ा होता है? वो वर्टिकली हमेशा डाउनवर्ड रहता है। याद रखना, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर होगा, रिएक्शन तो वर्टिकली अपवर्ड ही रहेगी, लेकिन जो ये वेट लटकाया हुआ है, वेट हमेशा क्या हो जाएगा, इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड। वो उतने ही एंगल से नीचे आएगा जितने एंगल से आप प्लेन को ऊपर उठा रहे हैं। तो वेट इस तरह से बेटा, जब ये सीधा रखा हुआ था तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये बॉडी ऐसे हो गई है, जैसे ऐसे थी तो ऐसे हो रही है, पहले ऐसे रखी हुई है, अब ये ऐसे हो गया। तो टेढ़ा होते ही वेट वर्टिकली क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो ये एंगल क्या बनेगा, जितने एंगल से ऊपर उठाया उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। अब आपको पता है ये वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसको रिजोल्व कर दो, जिस साइड एंगल बनता है वो क्या होगा, mg कोस अल्फा, और उसके अपोजिट वाला क्या होता है, mg साइन अल्फा, सॉरी। तो जिस साइड एंगल बनता है, मैंने पहले भी बताया है, वो कोस अल्फा होता है, दूसरी साइड का क्या होता है, साइन अल्फा। तो आपको याद रखना है, इस तरह से वेट क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट mg ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन R एक्टिंग परपेंडिकुलर टू AB, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब देखिए इसके अंदर आपने फोर्स नहीं लगाना, अब जैसे ऊपर उठा दोगे तो ये अपने आप फिसलना शुरू हो जाएगी, स्लाइड करना। तो कितने फोर्स से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये वाले फोर्स से mg साइन अल्फा से बॉडी क्या आएगी, नीचे। लेकिन इसके नीचे आने का अपोज कौन करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको पता है ये बॉडी नीचे आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, एक्टिंग अप द प्लेन AB। ये जो प्लेन AB है, ये इसके, ये बॉडी नीचे आ रही है इतने फोर्स से, ये इसके हमेशा क्या लगेगा, अपोजिट। अब आपको बैलेंस करना है, जैसे आपने पढ़ा था R इक्वल टू mg, R इक्वल टू क्या था, mg, F इक्वल टू क्या था, P के, F इक्वल टू क्या था, P के, R इक्वल टू क्या था, mg, F इक्वल टू P। तो अब आपको यहाँ पे वही बैलेंस करना है। तो अब R के अपोजिट कौन दिखाई दे रहा है, mg कोस अल्फा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अपोजिट कौन दिखाई दे रहा है, mg साइन अल्फा। तो F इक्वल टू इसके होगा, R इक्वल टू इसके होगा। तो आप ये देखिए बिल्कुल ईजी सा आर्टिकल है। अब यहाँ पर देखिए हमने रिजोल्व करा, ब्रेक करा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में mg को, जैसे वेक्टर में भी समझाया था, ax ay, ax क्या होता था, a कोस अल्फा, ay क्या होता था, a साइन अल्फा। तो रिजोल्व करा mg इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, mg कोस अल्फा किसके अपोजिट है, r के, mg साइन अल्फा किसके अपोजिट है, f के। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। तो f इक्वल टू क्या हो गया, mg साइन अल्फा, r इक्वल टू क्या हो गया, mg कोस अल्फा। अब हमने वो म्यू वाला फॉर्मूला लाना है। म्यू क्या होता है, f अपॉन में r, आपने यहाँ पढ़ा भी था, जो मैंने पहले कराया था। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। mg से mg क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। अब आप देखिए f अपॉन में r इक्वल टू क्या हो गया, टेन अल्फा, और f अपॉन में r क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, टेन अल्फा। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का थर्ड फॉर्मूला आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। और पहले हमने प्रूव किया था कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। तो दोनों कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों के इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिपोज के भी और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए। अब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा। तो कई बार पेपर में प्रूफ करना आ जाता है कि प्रूफ करिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो आपने इस तरीके से इसको प्रूफ कर देना है। अब यहाँ ये कुछ आर्टिकल्स बीच में कुछ पेजेस में थे, उन पर मैंने क्रॉस लगा रखा है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, ये सब आपने पढ़ भी रखा है छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में, कि फ्रिक्शन एक ज़रूरी है और एक बुराई भी है। ये सब आपने थ्योरेटिकल है, ये पढ़ के देखना है। यहाँ पे देखिए कि ये लिखा हुआ है फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक बुराई भी है और इसकी एक ज़रूरत भी है। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ के देखनी है इस पेज नंबर 8 की। इसी तरीके से ये पेज नंबर 9 के अंदर फ्रिक्शन इज एन एविल, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन बता रखी हैं। और फिर ये आपको एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आप पहले भी पढ़ते आए हैं, कभी फ्रिक्शन ज़्यादा होता है हम उसको क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, लुब्रिकेशन कर देते हैं। ये सब आपने पढ़ना है। वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, तो आपको पता है कई बार क्या होता है, बारिश होती है तो काफ़ी मिट्टी चिकनी हो जाती है, चिकनाई होती है, तो हम उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम। आदमी जो उसके ऊपर चल रहे हैं उसको फिसले ना,
ठीक है, ताकि उन पे फ्रिक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, फ्रिक्शन कम हो जाता है। कई बार बारिश की वजह से पानी जब मिट्टी पर गिरता है तो मिट्टी क्या होती है, स्लिपरी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज, और हम उस पर आसानी से नहीं चल सकते। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा है लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज, और हमें चलने में आसानी हो, हम फिसले ना, स्लाइड ना करें। तो ये एक आर्टिकल है वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, ये भी आपने खुद करना है।